नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, जहां खबरों का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई। हम पहुंचाते हैं आप तक देश और दुनिया की हर वो खबर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, बिना किसी शोर के, सिर्फ सटीक जानकारी। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपनों के साथ शेयर करना न भूलें। पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। डीडी न्यूज, भरोसे की नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2026 में दुनिया की दिग्गज ऊर्जा कंपनियों के सीईओज के साथ एक ऐतिहासिक बैठक की, जिसने भारत को वैश्विक एनर्जी हब बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। बैठक में टोटल एनर्जीज और बीपी जैसे हब्बा थी, दोनों से भारत संवाद से जुड़ू कर दिए। दिग्गजों ने भारत की नीतिगत स्थिरता और विकास की रफ्तार पर गहरा भरोसा जताया। पीएम मोदी ने अन्वेषण, उत्पादन और कंप्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र में 100 अरब से अधिक के निवेश अवसरों का रोड मैप पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर वैश्विक ऊर्जा मांग और आपूर्ति को संतुलित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। 27 वैश्विक कंपनियों की मौजूदगी यह साबित करती है कि भारत अब ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया का सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य बन चुका है। प्रयागराज माघ मेले में 10 दिनों से जारी शंकराचार्य विवाद का बुधवार को भावुक अंत हो गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना संगम स्नान किए ही वाराणसी के लिए रवाना हो गए। मौनी अमावस्या पर पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की और अपमान के विरोध में वह शिविर के बाहर अनशन पर बैठे थे। प्रशासन ने अंतिम समय में उन्हें ससम्मान पालकी और पुष्प वर्षा के साथ स्नान का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने बिना क्षमा के अस्वीकार कर दिया। उन्होंने यूपी सरकार पर परंपराएं तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह भारी मन से जा रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने इसे सनातन का अपमान बताया, वहीं प्रशासन ने उनके शंकराचार्य पद के उपयोग पर ही सवाल उठाते हुए नोटिस जारी कर दिया था। संसद का बजट सत्र बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को सरकार की सफलता का आधार बताया। राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि मुद्रा योजना के तहत अब तक 38 लाख करोड़ का फंडार जारकारी की तरफ सत्र बुधवार को कर राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के साथ अब तक कर मातृत्व कर बताया जारी किया जा चुका है और देश में 2 लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप सक्रिय है, जिनमें 40% महिला डायरेक्टर्स है। उन्होंने गगनयान मिशन और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के विस्तार को नए भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। सत्र के पहले दिन अजीत पवार और खालिदा जिया सहित दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर देशव्यापी विरोध के बीच बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई के भिवंडी में उन्होंने कहा कि भारत में अगड़ा पिछड़ा का भेद खत्म कर केवल भारतीय होने की भावना होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि भारतीयों को बांटने के बजाय जोड़ने की जरूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि हम सब हिंदू भाई भाई है और राष्ट्र की एकता बनाए रखना ही असली धर्म है। गौरतलब है कि यूजीसी द्वारा ओबीसी वर्ग को जातिगत भेदभाव संरक्षण की श्रेणी में शामिल करने के फैसले का सवर्ण संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं, जिससे कैंपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में विमान क्रैश के दौरान दुखद निधन हो गया है। हादसा सुबह 8:44 बजे हुआ, जब खराब विजिबिलिटी के कारण उनका चार्टर्ड प्लेन रनवे पर उतरते समय आग का गोला बन गया। इस हादसे में पायलट और सुरक्षाकर्मी समेत 4 अन्य की भी मौत हो गई। हालांकि उड्डयन मंत्रालय खराब मौसम और तकनीकी कारणों की जांच कर रहा है, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच की मांग की है। उनका दावा है कि अजित पवार जल्द ही कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में नेता और आम जनता अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इसे महज बनाना कर दिया है। अगर आप मनता लगा रही है डीसीएम दौरान के बाहर बनाने की कार्रवाई से
हादसा मानने से इनकार करते हुए साजिश की आशंका जताई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। अखिलेश यादव और लालू यादव ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए वीआईपी विमानों के बार बार क्रैश होने पर सवाल उठाए हैं। फडणवीस ने इसे व्यक्तिगत और राज्य के लिए बड़ी क्षति बताया है। हादसे की जांच अब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को सौंपी गई है, जो ब्लैक बॉक्स और तकनीकी खराबी के पहलुओं को खंगालेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों को लेकर देश भर में जारी आक्रोश के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। सवर्ण समाज के विरोध को देखते हुए अखिलेश ने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नया नियम अब सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। इसके साथ ही अखिलेश ने बजट सत्र और शंकराचार्य अपमान विवाद पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार विकसित भारत और जीराम जी बिल की बात तो करती है, लेकिन क्या किसानों की आय दोगुनी हुई? उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं की सुस्त रफ्तार पर भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिकता मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह केवल समय की बर्बादी और कानून का दुरुपयोग है। एसीजे आलोक वर्मा ने स्पष्ट किया कि नागरिकता का निर्धारण करना केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, अदालत का नहीं। याचिकाकर्ता विघ्नेश ने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, इसलिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द कर कई धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इन आरोपों को बिना किसी ठोस आधार के परेशान करने वाला बताया। यह फैसला 8 दिनों की लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिससे राहुल गांधी को एक बड़ी कानूनी बाधा से मुक्ति मिल गई। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित सदियों पुरानी मजारों को हटाने के नोटिस पर विवाद छिड़ गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इसे धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया है। उन्होंने तर्क दिया कि ये मजारे 700 साल पुरानी है, जबकि कॉलेज 1912 में बना था। मदनी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि कॉलेज से अलग और वक्फ बोर्ड में पंजीकृत है। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए चेतावनी दी कि किसी शैक्षणिक संस्थान को वक्फ संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण नोटिस देने का अधिकार नहीं है। उन्होंने वक्फ बोर्ड से इन ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के विमान हादसे में आकस्मिक निधन से पूरा देश स्तब्ध है। उनके चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसे एक शुद्ध हादसा बताते हुए सभी राजनीतिक दलों से इस पर राजनीति न करने की अपील की है। शरद पवार ने भावुक होते हुए कहा कि राज्य ने एक ऐसा कर्मठ नेता खोया है जिसकी भरपाई नामुमकिन है। ममता बनर्जी और विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए साजिश के सवालों पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इसे महज एक दुर्घटना मानते हैं। अजित पवार का अंतिम संस्कार आज बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 248 करोड़ की लागत वाले नए रेल ओवर ब्रिज और खजांची फ्लाईओवर का लोकार्पण कर शहर को जाम से बड़ी राहत दी। इस अवसर पर उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि परिवारवादी और जातिवादी मानसिकता के लोग विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। सीएम ने हुंकार भरी कि जो दंगाई कभी सीना तानकर चलते थे, आज वे बिलों में घुस चुके हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उपद्रव प्रदेश की छवि छोड़ उत्सव प्रदेश बन चुका है, जहां माफिया और मच्छरों की जगह एम्स, फर्टिलाइजर प्लांट और वर्ल्ड क्लास सड़कें पहचान है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए अब लखनऊ और वाराणसी की दूरी भी चंद घंटों की रह गई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने गुरुवार को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पार्टी में चल रही नाराजगी की खबरों पर विराम लगा दिया। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने इस मुलाकात को सकारात्मक और सार्थक बताते हुए कहा कि हम सब एक है और मिलकर काम कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले उनके सीपीएम में जाने की अटकलों और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है और वह सांसद के रूप में अपनी भूमिका से खुश है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों कोच्चि के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर नजरअंदाज किए जाने और पार्टी की बैठकों से दूरी बनाने के कारण उनके असंतुष्ट होने की खबरें सुर्खियों में थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी बनाकर लेफ्ट और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन की कवायद तेज कर दी है। हाल ही में हुमायूं कबीर और माकपा राज्य सचिव मोहम्मद सलीम के बीच हुई बैठक ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य टीएमसी के मजबूत 34% मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाना है। जानकारों का मानना है कि यदि सरमात मुस्लिम वोट लेफ्ट मुस्लिम गठबंधन और टीएमसी के बीच बंटते हैं तो इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है, जो पिछली बार 77 सीटों पर सिमट गई थी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश में राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवर्णों और पिछड़ों के बीच संतुलन बनाते हुए कहा, न दोषी बचे न निर्दोष फंसे। वहीं मायावती ने विरोध को जातिवादी मानसिकता बताया, लेकिन सरकार को भी सभी पक्षों को भरोसे में लेने की सलाह दी। कांग्रेस ने इसे हिंदुओं को बांटने की साजिश करार दिया है, जबकि चंद्रशेखर आजाद और एम के स्टालिन ने इन नियमों का पुरजोर समर्थन किया है। विपक्ष का एक धड़ा इसे सामाजिक न्याय मान रहा है, तो दूसरा वर्ग इसे कैंपस में टकराव बढ़ाने वाला कदम बता रहा है। बजट सत्र 2026 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस की रफ्तार पर जोर देते हुए भारत को विश्व के लिए आशा की किरण बताया। उन्होंने कहा कि देश अब समस्याओं के बजाय लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर ध्यान दे रहा है। पीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लगातार 9वीं बार बजट पेश करने की ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने भारत यू के बीच हुए व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स करार देते हुए युवाओं और मैन्युफैक्चरर्स के लिए बड़े अवसरों की बात कही। पीएम ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर देश अब और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।